एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने हमारे कल के सेशन में आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई और नोट इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। तो ये सारे ही ऑप्शन ठीक थे, नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर फॉर्मेट, फॉन्ट फॉर्मेट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए परनोड रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री को अपने CSR प्रतिबद्धता, यानी कि CSR जो आपके कम्युनिटीज़ होती है उसके तहत कितने लाख का चेक दिया है। तो हरियाणा को दिया है 60,60,000 का चेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये कंपनी है परनोड रिकॉर्ड, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो जनरली अल्कोहलिक बेवरेज यानी कि ये दारू बनाती है, यूँ समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये फ्रांस की वोदका वगैरह भी बनाती है, फ्रांस में भी मतलब इसकी एक आपकी जो है ना ओरिजिन है, इंटरनेशनल ओरिजिन वहीं से ही है इसका। प्राइवेट टाइप की कंपनी है ये, दिल्ली में भारत में काम करती है। इसके अलावा एक कंपनी और है जिसका नाम है इंडस टावर। इंडस टावर कंपनी ने हरियाणा को 40 करोड़ रुपए दिए हैं। अब आपका माथा खराब हो गया होगा कि यार 60 लाख तक तो बात समझ में आती है, 40 करोड़ का चेक दिया है, मतलब हो क्या रहा है सर, ये मतलब है क्या चीज़ सर ये। हाँ चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। एक CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हो, 2019 के अंदर लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। इसका मतलब होता है कि CSR का सिंपल मतलब है कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उसके अंदर जितने भी आपके जो कोई मान लेते हैं कोई भी प्रकार का जो मतलब क्या करती है, इन्वेस्ट करती है या पैसा कमाती है, मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी अगर दिए गए लिमिट से ज़्यादा का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा कमा रही है और वो खर्च नहीं कर रही है अपने फंड का पैसा, तो अपने आप ही केंद्र सरकार का विशेष खाता जैसे क्लीन गंगा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, इसमें जमा हो जाएगा। ये ना एक नियम है, रूल है। मैं बताता हूँ कि कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के बाद 2014 में भारत CSR को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसमें पता क्या होता है, जिस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या इससे ज़्यादा की होती है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा का होता है, तो या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा का हो, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको अपने पिछले 3 साल का जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 2% जो है ना वो खर्च करना पड़ेगा। किन किन फैक्टर्स में खर्च करना पड़ेगा, गरीबी में, या जहाँ पे भूखमरी ज़्यादा है, एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए, जो जेंडर इक्वलिटी के लिए, महिलाओं के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों की या जो माताओं की जो डेथ होती है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर है, या जनजाति क्षेत्र कोई हो सकता है, इनके अंदर ये ऐसा पैसा देना पड़ेगा। तो इसी करके ये पैसा देने आए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे देने आए हैं ये, ठीक है ना। तो ऐसी कोई कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या टोटल बाजार उसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज़्यादा हो, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा का हो, तो उसको अपने टोटल पिछले 3 सालों का लाभ का 2% देना पड़ेगा। CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत जो है ना कंट्रोल किया गया था। तो भारत दुनिया का पहला देश बना है ऐसा करने वाला, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि CSR का मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसके सभी के सभी पक्षधर है, जैसे मान लो संस्थापक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, या उससे कोई लोन वगैरह किसी से ले रखा है, दे रखा है, कोई मैनेजर है, कोई भी उसका एम्प्लॉयर है, कोई भी उसका ग्राहक है, वो सारे के सारे जो है ना इस समाज और पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से जुड़ना बहुत ज़रूरी है स्थानीय समाज से। भैया आप इतना पैसा कमा रहे हो, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं तो आप हेल्प भी करो ना। 2% तो हेल्प मांगी, 1000 करोड़ का टर्नओवर में 2% हेल्प कर दोगे तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और वो भी 3 साल में नेट प्रॉफिट का मांग रहे हैं हम तो ये एक अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL द्वारा आयोजित कॉरपोरेट वार्ता में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने शिरकत की? तो ये कहाँ पे की है, ये गुरुग्राम में की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। बैठक में इन्होंने पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 100 से अधिक कॉरपोरेट प्रतिनिधियों का जो है ना संवाद भी किया है वहाँ पे।
गुरुग्राम में ही आपको याद होगा कि हरियाणा में पहली G20 की बैठक हुई थी एंटी करप्शन की। G20 एंटी करप्शन की बैठक हुई थी और कृषि से रिलेटेड बैठक जो हुई थी ना वो हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है ना। वो गुरुग्राम में मार्च के पहले वीक में हुई थी और मार्च के लास्ट वीक में चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। मास्टर कार्ड ने किसानों को डिजिटल चालान छूट देने के लिए भारत के M1 एक्सचेंज के साथ सहयोग किया है। M1 एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? M1 एक्सचेंज हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। मास्टर कार्ड ने किसानों के साथ में ये समझौता किया है। देखो 20 अप्रैल 2023 को मास्टर कार्ड ने अपने एग्रीटेक प्लेटफॉर्म फार्म के पास किसान उत्पादक संगठन, जिसको FPO कहा करते हो, या कोई MSME इंडस्ट्री है, इसको डिजिटल चालान छूट देने के लिए M1 एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने तरह का पहला ही ऐसा एक समझौता है जिसके अंदर मतलब यूँ समझो फार्म पास के माध्यम से मास्टर कार्ड ने 1 मिलियन से अधिक छोटे किसानों को जो है ना वो टारगेटेड किया है। तो ये पॉइंट है। और अगर बात करते हैं जो M1 एक्सचेंज है, ये 2017 के अंदर इस कंपनी की स्थापना हुई थी। संदीप मोहिंद्रू इसके CEO है। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। आज का एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन बनता है ये वाला कि CM प्रकाश सिंह बादल का अभी हाल ही में निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। 95 साल की उम्र में जो है ना इनका देहांत हुआ है अभी हाल ही में। इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1927 को, जब हरियाणा पंजाब एक साथ ही था। और निधन इनका हुआ है क्या 25 अप्रैल 2023 को हुआ है। पंजाब के पूर्व CM रह चुके हैं ये। बादल देश की राजनीति के सबसे बुजुर्ग नेता में से एक थे और इनका जो है ना अभी रिसेंटली सुबह 10 बजे से लेके 12 अभी इनका जो है ना अगले दिन कल के दिन जो है ना 10 से 12 बजे के बीच में अंतिम दर्शन कर सकेंगे, मतलब आज के दिन कर सकेंगे। और वीरवार के दिन जो है ना इनका बादल गांव है वहाँ पे 1 बजे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 75 साल का सफल राजनीतिक जीवन इन्होंने जिया और 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगातार 11 चुनाव जीते। पिछले साल वह अपनी लंबी जो सीट थी उनसे हार गए थे क्योंकि उस समय बेसिकली आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो उसके बाद में सियासी तौर पे राजनीति से ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहे थे ये। मुख्यमंत्री जी ऐसे थे कि प्रधानमंत्री जी भी पैर छूते थे इनके। बड़े बादल का सियासी रसूख ऐसा माना जाता है। हालांकि इन्होंने जो है ना कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया था तो शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा के साथ गठबंधन भी तोड़ लिया और प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण तक लौटा दिया था। गांव का नाम जोड़कर बने थे प्रकाश सिंह बादल। बादल का असली नाम प्रकाश सिंह ढिल्लो था और 20 साल की उम्र में अपने गांव के सरपंच बने थे ये। 27 मार्च 1970 से लेके और 14 जून 1971 तक जो है ना ये पंजाब के CM रहे। हालांकि ये 3 बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। उसके बाद में जो है ना ये 20 जून 1970 से लेके 1980 तक बने थे, फिर 85 से 87, फिर 97 से 2002 और फिर आगे 7 से 17 तक 10 साल तक लगातार यहाँ के CM रहे। ये भी पहले हैं तो लगातार 10 साल तक CM रहने वाले पहले नेता बने हैं। 20 साल की उम्र में ही सरपंच बन गए थे ये, ठीक है। भारतीय राजनीति में रिकॉर्ड बादल के नाम पे ही है। 1970 में जब 43 साल की उम्र में पहली बार CM बने थे तो देश में सबसे कम उम्र के CM भी यही थे। और साल 2012 में जब बादल 5वीं बार CM बने थे तो देश के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री भी यही थे। 2022 में चुनावी मैदान में उतरे तो सबसे ज़्यादा उम्रदराज कैंडिडेट भी यही थे। और इनके बेटे का नाम है सुखविंदर और पोते का नाम है अनंतबीर सिंह। इसके अलावा 76 साल के सियासी जीवन में सिर्फ 2 बार इनकी हार हुई है, बाकी हमेशा जीते ही है। अभी तो एक दो रिसेंट 2022 के अंदर इनकी जो है ना वो हार हुई है। उसके अलावा जो है ना ये आपके जीते ही जीते हैं। अभी तो खैर आम आदमी पार्टी की लहर में बह गए थे ये। और 18 साल 340 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के। पहली बार 27 मार्च 1970 से 14 जून 1971 तक 1 साल 79 दिन रहे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी और 5वीं बार, ठीक है ना। चौथा और 5वां कार्यकाल मिलाकर लगातार वे 10 साल 15 दिन CM रहे, जो पंजाब में अब तक का रिकॉर्ड ही है। चलिए इसी के साथ ये सेशन आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन है कि सेंट्रल सोसाइटी सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI की स्थापना कौन से साल में की गई थी, ये बताइएगा आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल अच्छे